हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 यानी कि द लिविंग वर्ल्ड के जो है ना थर्ड पार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आज ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आज मैं आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में बतलाने वाला हूँ। उसके बाद आपको तो पता है ना, हमारे धरती पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आज तक खोजे गए हैं। इन सभी के जो है नेमिंग के प्रक्रिया को, यानी कि इन सभी को कैसे साइंटिफिक नेम दिया गया होगा उसके बारे में, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आज मैं आपको बहुत डिटेल में बतलाने वाला हूँ। हर एक चीजें आपको आज के क्लास में याद हो रही होंगी। उसके बाद ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ना, इसको एनसीईआरटी से हर एक लाइन आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का हर एक लाइन में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जो है ना एग्जाम टाइम के लिए, यानी कि जब एग्जाम का समय आता है तो फिर से आपको मतलब यह वीडियो या फिर कोई दूसरे टीचर का वीडियो दोबारा से ना देखना पड़े, इसके लिए मैं आपको जो है ना एक क्विक रिवीजन नोट दूंगा इस टॉपिक का, जिसमें जो है ना आज के जितने भी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट इंक्लूडेड होंगे। और इसकी सहायता से आप 2 से लेकर के 3 मिनट के अंदर बिना मतलब एक भी एनसीईआरटी के पॉइंट को स्किप किए हुए इस टॉपिक के आसानी से रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद आज तक जितने भी नीट के या फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के पीवाईक्यूज मतलब जितने भी पूछे गए हैं ना इस टॉपिक के, मतलब 1990 से लेकर के आपका री नीट 2026 तक के सभी पीवाईक्यूज मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व भी करा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहली बात, अगर आप अपने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला जो टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी शब्द का जिक्र है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, बायो का तो मतलब होता है लिविंग थिंग से रिलेटेड चीजें या फिर लाइफ हो गया, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरियस काइंड ऑफ, बोल दो वेरियस काइंड ऑफ या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया, देखो बायो का मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया ना जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे मौजूद हैं उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। यानी कि हम अपने धरती पे देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको एनिमल दिखाई देंगे, जैसे कि एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, कंगारू हो गया, पांडा हो गया। पानी के अंदर आपको मछलियाँ दिख रही है, यहाँ पे बतख दिख रहा है, यहाँ पे फ्रॉग हो गया, यहाँ पे मंकी हो गए, या फिर जो है यहाँ पे आपको कोकोनट का पेड़ दिख गया, जो आपका रोज का पेड़ हो गया, लिली का पेड़ हो गया, समझ रहे हो ना। इवन जो छोटे से बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी जो है हमारे ये बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। ओके, और अभी तक यानी कि टिल डेट अब तक की बात करते हैं तो हमने अपने धरती पे जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। हिंदी में बोले ना तो अभी तक हमने 17 से लेकर के 18 लाख जो है ना डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑर्गेनिजम्स को धरती पे खोजा है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था स्पीशीज के बारे में पार्ट 1 में, उसके बाद पार्ट 2 में भी थोड़ा बहुत हमने जो है स्पीशीज के बारे में जाना था। देखो, जिसको मैंने पार्ट 1 2 अगर आपने नहीं देखा होगा तो गलत बात है यार देखना, लेकिन अभी जो है अभी आए हो तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं स्पीशीज के बारे में एक बार और बता देता हूँ। देखो, आप धरती पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देख रहे हो ना हमारे धरती पे, वह एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना तो ये एलिफेंट एक स्पीशीज हो गया, मंकी दूसरा स्पीशीज हो गया, लायन तीसरा स्पीशीज हो गया, पांडा चौथा स्पीशीज हो गया, कंगारू जो हो गया 5वां स्पीशीज हो गया। ऐसे करते करते ना अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को मिला करके हमने अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को धरती पे खोजा है। यानी कि कोई भी अगर आपको एक यूनिक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना जो अलग है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको हम लोग एक स्पीशीज मान लेते हैं। और इसका डेफिनेशन मैंने पार्ट 1 में आपको लिखा दिया था, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर एग्जांपल देखें तो हमारे धरती पे ह्यूमन का आबादी 8.3 बिलियन है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है 8 अरब ह्यूमन का जो है सो हमारे धरती पे पॉपुलेशन है, आबादी है। ठीक है, अब ये जितने भी है ना, यानी कि ये जो 8 अरब ह्यूमन है ये सारे के सारे एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है इनमें जितने भी ह्यूमंस होते हैं उसमें हमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज दिखाई देती है। अब कोई सा भी ह्यूमन ले लो, यानी कि एक ह्यूमन क्या दूसरे ह्यूमन से अलग दिखाई देता है, उसके पास भी यानी कि आप कोई सा भी ह्यूमन ले लो उसके पास 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक सर होगा, सर के मतलब बाहर निकले हुए 2 कान होंगे, एक नाक होगा, या फिर उसके अंदर एनाटॉमी की बात
करते हैं तो सारे के सारे ह्यूमन में 2 लंग्स होता है, 1 हार्ट होता है, 2 किडनी होती है, यानी कि उनका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है। इसलिए जितने भी ह्यूमन हैं सारे के सारे एक ही स्पीशीज को मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही जितने भी धरती पे एलिफेंट्स हैं वे सारे के सारे एक ही एलिफेंट वाले स्पीशीज को डिनोट करेंगे। समझे? चलो अब एक बात आप सोचो, अगर आप अपने घर के छत पे मान लो कि अगर आपने अपने घर के छत पे कुछ जो है फल सब्जियां उगा रखी होंगी तो वहां पे देखोगे ना तो आपको डिफरेंट टाइप्स के अगर स्पीशीज की बात करते हैं तो कितने आपको डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज मिल जाएंगे। तो भैया मतलब मिला जुला के ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 जो है ना यहाँ पे नए या फिर 10 जो है हमें स्पीशीज मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो बटरफ्लाई हो गया, सनफ्लावर हो गया, यहाँ पे एक डॉगी हो गया, यहाँ पे एक चिड़िया हो गई, यहाँ पे स्पैरो हो गया, यहाँ पे बटरफ्लाई का यहाँ पे दूसरा स्पीशीज हो सकता है, जो है प्लांट का दूसरा स्पीशीज हो गया। तो ऐसे करते करते ना अगर हम अपने छत पे देखें यानी कि अपने एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को अपने अपने घर तक ही सीमित रखते हैं ना तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो है नए स्पीशीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा कितना ही चीज़ हम लोग अपने छत पे उगा सकते हैं। मान लो 10 से भी ज़्यादा आपने जो 20 नए स्पीशीज यानी कि 20 स्पीशीज जो है आप अपने छत पे मतलब डिस्कवर कर सकते हो। बट अगर वहीं आप अपने एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हो, अब आप अपने घर से यानी कि जो आपका होम है, हाउस है, वहाँ से दूर एक जंगल में जाते हो। ठीक है, अब उस जंगल में देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको स्पीशीज दिखाई देंगे। कैसे? तो देखो जंगल में आपको यहाँ पे एक नट का पेड़ दिखाएगा, मतलब नट का पेड़ यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एप्पल का पेड़ है, यहाँ पे एक ऑरेंज का पेड़ हो गया, यहाँ पे एक अलग प्रकार की चिड़िया है या जो एक अलग प्रकार का तोता दिख रहा होगा, अलग प्रकार के जीव जंतु जानवर दिख रहे होंगे, अलग प्रकार के एक्वेटिक एनिमल दिखेंगे, उसके बाद कुछ इंसेक्ट दिखेंगे, अलग प्रकार के फ्लावर्स दिखेंगे, अलग प्रकार के आपके जो है मतलब बर्ड्स दिखाई देंगे, अलग प्रकार के ट्रीज दिखाई देंगे। समझ रहे हो ना? यानी कि अगर हम लोग अपने एरिया ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज हम देखेंगे ना वो भी हमें ज्यादा दिखाई देगा। यानी कि व्हेन वी इंक्रीज आवर एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब हम अपने घर के छत पे थे यानी कि होम में थे, होम के जो है छत यानी कि टेरिस पे थे, तो वहां पे हमें केवल 10 ही जो है न्यू स्पीशीज या फिर 10 ही स्पीशीज देखने को मिला। बट वहीं जब हम लोग जंगल में चले गए ना तो यहाँ पे हमें जो है मतलब 100 से भी ज्यादा नए स्पीशीज वहां पे देखने को मिले। यानी कि अगर हमने अपने एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया है तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो हम लोग पाएंगे ना वो भी इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो ना? छत पे हमने 10 नए स्पीशीज को खोजा, वहीं जंगल में जाकर के हमने 100 से ज्यादा नए स्पीशीज को देख लिया। एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाया तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी इंक्रीज कर जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन है। ओके, अच्छा अब आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए, मतलब कोई बच्चे सोच रहे हैं, क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि क्या हमने जो है अपने धरती के जो है अर्थ के जो है हर एक पार्ट को जो है एक्सप्लोर किया है, और यहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद हमें 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ही मिला है। समझ रहे हो ना? यानी कि जो हमारा धरती है, धरती के हमने 100% एरिया को, इलाके को क्या हमने एक्सप्लोर करके और ये नंबर निकाला है कि हमारे धरती पे इतना ही स्पीशीज मौजूद है? तो बिल्कुल नहीं। देखो हम लोगों ने जो है ना अभी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं हमारे धरती के जिसको हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, यानी कि अनएक्सप्लोर इलाके मौजूद हैं। और अगर हम लोग नए इलाके को खोजेंगे तो वहाँ पे हमें नए स्पीशीज मिलेंगे ही ना मिलेंगे। मान लो अगर एक भी नया स्पीशीज नए इलाके में मिलता है तो मिलेगा ना जी। तो देखो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने अमेजॉन फॉरेस्ट का बात मतलब अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होगा तो इसके अभी तक हमने 60 से लेकर के 70% एरिया को जो है एक्सप्लोर किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी अलग अलग प्रकार के स्पीशीज हैं उसमें से हमने 60 से 70% स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। बट अभी भी 30 से लेकर के 40% जो आपके एरिया है, इलाका है किसका, अमेजॉन फॉरेस्ट का, वह ह्यूमन से अभी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी कि हम लोगों ने इसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। और अगर हम लोग इसके बचे हुए इलाके को एक्सप्लोर करेंगे तो जाहिर सी बात है ना वहाँ पे कोई ना कोई हमें नया स्पीशीज यानी कि नया जीव जंतु देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना? वैसे ही अगर हम लोग जो है अंटार्कटिका वाले रीजन की बात करें या फिर जो है जो हमारा मतलब नॉर्थ पोल हो गया या फिर हमारा साउथ पोल हो गया, वहाँ पे जा करके देखें जो कि बर्फ से ढका हुआ इलाका है, तो वहाँ पे भी जो है ना वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी हमसे अनएक्सप्लोर्ड है, हमने उसको अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। समझ रहे हो ना? अभी साइंटिस्टों ने जो है ना यहाँ पे जो है मतलब बर्फ के नीचे
एक ज़मीन का टुकड़ा भी खोजा है। तो अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर कुछ आपके फ्रेश वाटर के लेक भी मौजूद हैं, मतलब साइंटिस्टों ने बताया है कुछ रिवर भी मौजूद है। तो अगर हम लोग यहाँ पे खोजेंगे, जाएंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लोर करेंगे, तो यहाँ पे नए नए इलाकों में हमें नए नए स्पीसीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। यानी कि अगर हम लोग अंटार्कटिका वाले रीजन में या फिर अमेजन फॉरेस्ट वाले रीजन को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, तो यह जो स्पीसीज का नंबर था 1.7 टू 1.8 मिलियन, इसका भी तो नंबर बढ़ेगा ना। वैसे ही अगर हम लोग अभी तक यानी कि डीप ओशन की बात करते हैं ना, गहरे समुद्र की बात करते हैं, तो देखो हमारे धरती पे 70% जो हमारे मतलब अर्थ का एरिया है वो वाटर यानी कि पानी से घिरा हुआ है, और इसमें से केवल हमने जो है ना 5% एरिया को ही एक्सप्लोर किया हुआ है। और बचे हुए यानी कि देखो हमारे धरती पे जो है ना, अगर हम लोगों ने यहाँ पे केवल 5% वाटर वाले इलाके को एक्सप्लोर किया है, तो 65% से ज़्यादा हमारा जो वाटर का जो इलाका है यानी कि धरती का इलाका है, वह जो है अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है हम लोगों से। अगर हम लोग इस इलाके को एक्सप्लोर करते हैं, बचे हुए इलाके को अच्छे से हम लोग मतलब यहाँ पे जाते हैं, ढूंढते हैं, तो यहाँ पे हमें नए नए स्पीसीज मिलने का संभावना ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। वैसे ही जो है आपने मतलब नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड का नाम सुना होगा, जहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है हमारे जो मॉडर्न डे के ह्यूमन है, मॉडर्न डे के जो हमारे ह्यूमंस हैं, वे लोग यहाँ पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके बहुत मतलब पुराने ट्राइब्स रहते हैं, अर्ली मैन मान लो, यह लोग जो है ना हमारे जो मतलब हमारा ये जो सिविलाइजेशन है यहाँ से कट ऑफ हो चुके हैं और एक छोटे से जो है आइसलैंड पे रहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी मॉडर्न डे का ह्यूमन जाता है ना, तो यह लोग जो ट्राइब्स है वहाँ के, वे उन्हें मार देते हैं। तो अगर हम लोग किसी तरह से इस इलाके में पहुँच जाते हैं, नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड में पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे हमें नए नए स्पीसीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यानी कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग जो है नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, तो क्या हमें वहाँ पे नए नए स्पीसीज नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यानी कि इफ वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज वी कैन गेट न्यू स्पीसीज आल्सो, हमें वहाँ पे जो है मतलब नए नए स्पीसीज मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट का एरिया है, मतलब एक्सप्लोर करें, अंटार्कटिका वाले नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले रीजन को एक्सप्लोर करें, डीप ओशन को एक्सप्लोर करें, नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड को एक्सप्लोर करें। ऐसे बहुत सारे जो है ना, आप गूगल पे देखना, अनगिनत ऐसे धरती के हिस्से हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर है, अनटच है ह्यूमन से। तो अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है नए इलाके में हमें नए नए स्पीशीज यानी कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जरूर देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा बट ऑल्सो एक और चीज़ है, वी कैन ऑल्सो सी न्यू स्पीशीज इफ वी विजिट ओल्डर इलाका, यानी कि ओल्ड एरिया। अगर हम लोग जो है ना ओल्डर इलाके में जाते हैं, पुराने जगहों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमें नए स्पीशीज मिल सकते हैं। बट अगर हम लोग कंपेयर करें ना, तो जो आपके नए एरियाज होंगे वहाँ पे थोड़े ज़्यादा, मान लो नए एरिया में अगर हमें 10 जो है नए स्पीशीज मिल रहा है ना, तो पुराने इलाके में हमें बहुत खोजने पे एक नया स्पीशीज मिलेगा, बट मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो सबसे पहली बात तो हम लोग ह्यूमंस हैं और गलतियां सबसे होती है यार, भगवान से भी गलतियां होती है। तो देखो अगर हम लोगों ने जब सबसे पहली बार इनिशियल रिसर्च किया होगा उस ओल्डर इलाके में, तो वहाँ पे कुछ जो है स्पीशीज हमसे छूट गए होंगे। समझ रहे हो ना, एक बड़ा सा जंगल है, मान लो उसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को खोज रहे हैं, तो कुछ जो है चीज़ें अभी भी हमसे जो है मतलब मिस हो जाती है। तो इनिशियल रिसर्च में मिस हो गया होगा और हम लोग दोबारा से उस इलाके में जा करके एक्सप्लोर करें, तो क्या हमें वहाँ पे नए स्पीशीज नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, स्पीशिएशन मस्ट हैव ऑकर, यानी कि देखो पुराने इलाके में भी आपके सम न्यू स्पीशीज वुड हैव बीन क्रिएटेड, यानी कि पुराने इलाके में भी नए नए स्पीशीज बनते भी तो रहते हैं ना। कैसे? तो जैसे कि हमने कोविड-19 देखा था, यानी कि कोरोना वायरस को हमने जब देखा था, तो हमने देखा था ना, ये कहाँ, चाइना में सबसे पहली बार दिखाई दिया था। तो ऐसा नहीं न है कि वो जो इलाका था वो कोई नया इलाका था जहाँ पे ये जो है नया हमें वायरस देखने को मिला था। नहीं, यह जो है नया जो ऑर्गेनिज्म, नया स्पीशीज वहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली जो है सो बन गया था, यानी कि क्रिएट हो गया था। तो हमें जो है नए इलाके में तो नए स्पीशीज देखने को मिलेंगे, बट हम जो है अगर पुराने इलाके में भी जाएं, तो वहाँ पे भी हमें जो है नए स्पीशीज दिख सकते हैं, क्योंकि हमने इनिशियली रिसर्च में कुछ स्पीशीज को मिस कर दिया होगा। और नहीं तो नए नए जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नए नए स्पीशीज जो होते हैं ना, वे जो है मतलब पुराने इलाकों में भी बनते रहते हैं। ओके,
देखो अब हमने जितने भी चीज़ें पढ़े ना उसको मैं आपको एनसीईआरटी से बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। पहला ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, इसको मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर पहले 20 मिनट के अंदर बहुत डिटेल में बताया है। उसमें मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन के बारे में बताया, कैसे पॉपुलेशन के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी कि सेल के अंदर कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन होते हैं, बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे आपको बताया। उसके बाद मैंने टेक्निकल क्वेश्चन और फिलोसफिकल बातें के ऊपर भी बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको। तो अगर ये मतलब ऊपर वाला पैराग्राफ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पार्ट 2 के अंदर जो है पहले 20 मिनट अगर नहीं देखे होगे तो देख के आना। ओके चलो, अब उसके बाद हम लोग आज वाले टॉपिक यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पे आते हैं। तो देखो अगर हम लोग अपने आसपास देखेंगे ना, मतलब आसपास देखेंगे तो हमें लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। जैसे कि हमारा जो मतलब गमले के अंदर जो पौधे लगे हैं, जो इंसेक्ट उसके ऊपर मतलब पौधे के ऊपर जो इंसेक्ट आपको दिख जाएंगे, या फिर बर्ड्स जो आसमान में उड़ रही हैं। हमारे जो पालतू जानवर हैं, जैसे कि किसी ने डॉग को पाला होगा, किसी ने कैट को पाला होगा, किसी ने रैबिट्स को पाला होगा, किसी ने गाय यानी कि काऊ को पाला होगा। तो ये सारे के सारे जो अदर एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही हिस्से हैं, यानी कि लिविंग वर्ल्ड का ही हिस्सा है। और इन्हीं में से कुछ जो है सेवरल ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं ना जो कि हमें नेक्ड आइज से दिखाई भी नहीं देती हैं, जो कि हमारे चारों ओर यानी कि आसपास मौजूद है। जैसे कि बैक्टीरिया की हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरिया इतना छोटा होता है ना कि वो हमें जो है नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है, बट ये कॉस्मोपॉलिटन होती हैं, यानी कि एवरीवेयर ये लोग जो है मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अभी आप जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन के टिप पे आपको हजारों बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। इवन जिस कॉपी पे लिख रहे हो ना वहाँ पे आपको जो है हजारों में मतलब बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, बट क्या वे आपको अभी दिखाई दे रहे हैं? नहीं, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहारा लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन अभी हमारे आसपास मौजूद है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग अपने एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करेंगे तो जो रेंज होगा और जो वैरायटी होगा ना ऑर्गेनिज्म का, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? हमने जब छत पे देखा था तो हमें नए मतलब 10 नए स्पीसीज दिखे थे, और जब जंगल में जाकर के देखा था तो हमें वहीं पे 100 से ज़्यादा नए स्पीसीज दिखाई दिए थे। तो एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे तो आपका जो है जो स्पीसीज का नंबर होगा, वैरायटी होगा, वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हो तो वहाँ पे प्रोबेबली जो है आपको मच ग्रेटर नंबर दिखाई देगा डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और यहाँ पे जो एक जो है आपको डिफरेंट मतलब टाइप्स का जो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या फिर ऑर्गेनिज्म जो आपने देखा ना जंगल में, वह एक जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि टाइगर जो हो गया एक स्पीसीज हो गया, वैसे ही लायन जो हो गया दूसरा स्पीसीज हो गया, एलिफेंट आपने जो देखा तीसरा स्पीसीज हो गया, वहीं पे आपने मैंगो का पेड़ देखा तो चौथा स्पीसीज हो गया, नीम का पेड़ देखा तो पांचवा स्पीसीज हो गया। ऐसे करते करते जो है ना हर एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और अभी तक की बात करें हमने कितने स्पीसीज को जो है अभी तक खोजा है, जाना है, तो इसका जो रेंज है ना वह है आपका 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी कि हमने 17 से लेकर के 18 लाख जो है ना डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को धरती पे आइडेंटिफाई कर लिया है। और इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ना आपके मतलब जो नंबर हो गया या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे मौजूद हैं, इन सभी को मिला करके हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। बायो का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो हमारे धरती पे जो 1.7 टू 1.8 मिलियन जो डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उन सभी को मिला करके हम लोग बायोडाइवर्सिटी शब्द से संबोधित कर देते हैं। वैसे ही अगर हम लोग एक और चीज़ हमारे माइंड में मतलब रिमेंबर करना है इसको, कि अगर हम लोग नए इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं ना, और एज वेल एज अगर हम लोग ओल्डर इलाके में भी जाते हैं, तो हमें नए ऑर्गेनिज्म जो होंगे कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाइड यानी कि मिलते रहेंगे। कैसे? तो नए इलाके में मैंने बताया था ना, जैसे कि अमेजॉन फॉरेस्ट हो गया, अटलांटिक वाला रीजन हो गया, डीप ओशन हो गया, या फिर नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड हो गए। तो ये सारे इलाके अगर आगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, नए एरियाज में जाएंगे, तो ये जो स्पीसीज का नंबर हमने खोजा है वो बढ़ेगा। बट पुराने इलाके में कैसे? तो देखो पुराने इलाके में हमने इनिशियल रिसर्च में कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया होगा, हमसे मिस हो गया होगा ना, और नए नए जो न्यू स्पीशीज होती हैं वे बनते भी रहते हैं पुराने इलाके में। तो अगर हम लोग पुराने इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें नए स्पीशीज मिल सकते हैं। ओके चलो, अब इसके बाद आगे आते हैं। देखो
जैसा कि आपको पता है हमारे धरती पे जो है मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल अभी तक धरती पे खोजे गए हैं, और ये जितने भी अलग अलग प्रकार के प्लांट और जो एनिमल है ना, इनको हम लोग लोकल या फिर वर्मिकुलर यानी कि स्थानीय नामों से जानते हैं। जैसे कि देखो ये जो मतलब लोकल नेम हो गया या फिर जो वर्निकुलर नेम हो गया, या जो है ना प्लेस टू प्लेस, इवन जो है ना कंट्री टू कंट्री भी ये जो नाम है स्थानीय नाम या फिर वर्निकुलर नेम, या जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है जीव जंतुओं को अलग अलग नामों से जानते हैं। और ये जो होता है ना आपका वर्निकुलर नेम, ये प्लेस टू प्लेस इवन कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो एग्जांपल देते हैं, मान लो कि ये जो आम है, ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में जो है हम लोग इसको आम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हम लोग जो है इसको जो है आम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग मैंगो बोलते हैं। उड़ीसा में जाएंगे ना, उड़ीसा हम लोग का मतलब इंडिया का एक मतलब स्टेट है, तो वहाँ पे इसको अम्मा बोलते हैं। गुजरात में इसको अम्मो बोलते हैं, संस्कृत में इसको आमरम बोलते हैं। यानी कि एक ही फल ये मतलब आम है, और इसको हम लोग अलग अलग जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। अब मान लो ये जो उड़ीसा वाला जो मतलब लोग होंगे, पीपल होंगे, वे हमारे यहाँ यानी कि यूपी और बिहार साइड में अगर आते हैं, तो आप सोचो यहाँ पे जो है ना ये लोग आम को यानी कि आम को जो है अम्मा बोल रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है ना माँ को जो है अम्मा बोला जाता है। तो अगर वहाँ से मतलब उड़ीसा वाले लोग हमसे आकर के बोले भाई हमको अम्मा दो दे 1 किलो, अब हम लोग तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे ना, भाई माँ को कैसे हम लोग केजी में नाप करके दे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं, ये तो मतलब इतना ज़्यादा स्पीसीज पहले से मौजूद है, और इनका नाम भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई तुम बोल क्या रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो है ये जो मल्टीपल नेम थे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो जो मतलब पूरे वर्ल्ड के जो बायोलॉजिस्ट थे ना, इन्होंने मीटिंग बैठाया और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग हर एक स्पीसीज को एक साइंटिफिक नेम देंगे। यानी कि 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हमारे धरती पे अभी तक टिल डेट खोजे गए हैं, इन सभी को एक एक जो है सिंगल नाम दिया जाएगा, साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। और इसी नाम से जो है ना ये जो नाम होगा पूरे वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में यह नाम एक्सेप्टेड होगा, और पूरे वर्ल्ड में जो है ना जो भी साइंटिस्ट होंगे या जो मतलब आपका जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जानेंगे। यूपी वाले भी अब जो है मतलब आगे देखेंगे, आम का जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है, तो यूपी वाले भी इसको मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे मतलब साइंटिस्ट। और अगर हम लोग यूएस वाले यानी कि अमेरिका वाले साइंटिस्ट की बात करेंगे, तो वो अभी इसको मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे। या फिर अगर आप होनोलुलु मतलब देश में चले जाते हो, युगांडा देश में चले जाते हो, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है इसको के मतलब मैंगीफेरा इंडिका के नाम से ही जानेंगे। तो ऐसा साइंटिफिक नेम देना है ना एक स्पीशीज का, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है एक्सेप्टेड हो। उसके बाद यहाँ यह भी मेक श्योर करना होगा ना कि हर एक एवरी स्पीशीज को जो है एक एक सिंगल ही नाम मिले। यानी कि जो 17 से लेकर के 18 लाख जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स है ना, इन सभी को जो है हर एक स्पीशीज को एक ही नाम मिले, और एक स्पीशीज को जो है कभी 2 नाम ना मिल जाए। और ऐसा ना हो कि एक ही स्पीशीज को हमने मतलब 2 नाम दे दिया और दूसरे स्पीशीज को हमने कोई साइंटिफिक नेम नहीं दिया। तो यहाँ पे इनको यह भी मेक श्योर करना होगा कि हर एक स्पीशीज को सिंगल नाम मिले, कोई स्पीशीज इनसे छूटे नहीं, और किसी स्पीशीज को 2 जो है साइंटिफिक नेम ना मिल जाए। इसके लिए भी कुछ ना कुछ इनको जो है मतलब मेक श्योर करना पड़ेगा, कुछ क्राइटेरिया बनानी पड़ेंगी। चलो अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया सारी चीज़ तो ठीक है, बट ये नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन क्या होगा। हम लोग तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा भैया, नोमेनक्लेचर में हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो है ना नेमिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, और इसका नाम भी है नोमिंग यानी कि नेम से रिलेटेड है। तो देखो एक ऐसा प्रक्रिया है ना, जो भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, उनके नेमिंग के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर बोलते हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनक्लेचर। उसके नामकरण की प्रक्रिया को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब देखो बिफोर नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करने से पहले आइडेंटिफिकेशन इज डन, आइडेंटिफिकेशन मस्ट हैव डन, यहाँ पे लिख लेना, मतलब आइडेंटिफिकेशन आपको करना ही होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर स्पीशीज हो गया जिसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे ना, तो उस ऑर्गेनिज्म को हमें पहले करेक्टली आइडेंटिफाई करना होगा और उसको करेक्टली डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, भैया नामकरण करने के लिए हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को या आइडेंटिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, यानी कि क्या आइडेंटिफिकेशन इतना ज़्यादा जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। कैसे? देखो
मान लो कि मतलब कोई आपका यूएस से साइंटिस्ट आया हुआ है, बोटनिस्ट साहब या फिर जूलॉजिस्ट साहब, यानी कि एक बायोलॉजिस्ट साहब आए हुए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट नाम देंगे। तो वे क्या हुए ना, हमारे गांव यानी कि हमारे विलेज में पहुंचे और हमको बोला गया कि इनको ले चल के अपने गांव को दिखाओ और ये अलग अलग स्पीसीज को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके बारे में मतलब उनके नामकरण की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो मैं उनको अपने गांव में ले गया तो उनको जो है एक बफैलो दिखा, ठीक है, और वहीं पे आगे बढ़े तो उनको एक गाय यानी कि काऊ दिखी। अब दोनों को जब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने देखा कि अभी मतलब बफैलो भी जो है सो मिल्क यानी कि दूध देती है और गाय भी जो है सो मिल्क यानी कि दूध देती है। इसके पास भी सिंग होता है, इसके पास भी यहाँ पे सिंग दिखाई दिया, दोनों के दोनों घास खा रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा कि अभी इनके पास भी मतलब दोनों के पास आपके चार चार पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ मतलब उनको दिखाई दी और सबसे मेन चीज गांव में आए थे तो देखा दोनों के गले में घंटी भी थी, ठीक है। मतलब इतना चीजें उन्होंने मतलब नोटिस किया तो उनको लगा ना कि ये दोनों जो है सेम ही स्पीसीज के मेंबर है, ठीक है, सेम ही स्पीसीज के मेंबर है। और मान लो अगर मतलब जनरली अगर हम लोग भी गांव में जाते हैं तो ऐसे ऐसे चीजें हमको दिखाई देती है ना, लगता है कि ये सेम सेम है, बट आपको पता है ना कि यह एक बफैलो है, एक आपका बफैलो हो गया और एक काऊ हो गया, ये दोनों जो है दो डिफरेंट जो है स्पीसीज है। अब मान लो अगर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन गलत हुआ, हमने ऑर्गेनिज्म को मतलब गलत आइडेंटिफाई ही कर लिया, तो अब इस दोनों को हम लोग जो है सेम स्पीसीज मान करके, एक ही स्पीसीज मान करके इनका नामकरण कर देंगे, साइंटिफिक नेम दे देंगे, तो कितनी गलत हो जाएगी, समझ रहे हो ना। ओके उसके बाद जो है आगे बढ़ा मतलब इनको मैं अपने गांव के जो है एक नदी में ले गया, वहां पे जो है क्रोकोडाइल और एलिगेटर यानी कि दो जो है उन्होंने फिर से एनिमल को देखा, ठीक है। अब इनको दोनों को जब उन्होंने देखा ना तो उनको लगा कि ये दोनों सेम है, यानी कि आपका जो क्रोकोडाइल हो गया और एलिगेटर हो गया ये सेम ही स्पीसीज के मेंबर है। देखो यहाँ पे कितनी गलतियां हो रही हैं। अब आपको पता होनी चाहिए ना, ये क्रोकोडाइल और जो एलिगेटर होती है दोनों डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। अगर आप क्रोकोडाइल की बात करोगे तो इसका भी शेप ये जो होता है ना, भी शेप में होता है मतलब इसका हेड, बट अगर एलिगेटर की बात करोगे तो यू शेप का होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा इसका फेस दिखाई देता है, समझ रहे हो ना, यहाँ से यू शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत अलग अलग जो है दोनों के दोनों डिफरेंट स्पीसीज है और यहाँ पे अगर हमने करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया तो दोनों को हम लोग सेम स्पीसीज मान लेंगे, यहाँ पे गलतियां हो सकती है, जनरल सी बात है ना। इसके लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको हर एक चीज के बारे में नॉलेज हो, और हम लोग जनरली जाएंगे तो हमसे ये गलतियां होने की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं और इन सभी में जो है ना ये तो हम मतलब आपको जनरली 3 4 5 एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन आगे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। ओके तो यहाँ पे इन्होंने मतलब दो ऑर्गेनिज्म को जो है सेम सेम मान लिया है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद मैं उनको अपने मतलब गांव के जंगल में लेकर के गया, ठीक है। मतलब अभी आपको बताना चाहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन जो है क्यों ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनको जब मैं अपने जंगल में ले गया ना तो उनको एक बग दिखाई दिया, ठीक है, बग दिखाई दिया और एक जो है उनको डो दिखाई दिया, ठीक है। अब बग और डो होता क्या है, तो जो डो होती है ना इसको हम लोग फीमेल डियर को जो है सो हम लोग जो है डो बोलते हैं, और बक जो हो गया इसको हम लोग मेल डियर को जो है सो बक बोलते हैं। अब जब उन्होंने इसको देखा ना तो पीछे तो वो समझ के आए थे, देखो यहाँ पे तो समझे थे ना कि दोनों आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, सेम मान लिया था, क्रोकोडाइल एलिगेटर को इन्होंने सेम मान लिया था। बट यहाँ पे अब वो देखेंगे ना, भाई देखो यार दोनों का मॉर्फोलॉजी अलग अलग दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल देंगे ना कि ये दोनों के दोनों दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, समझे। अब यहाँ पे अगर आइडेंटिफिकेशन हमने गलत किया तो ये दोनों के दोनों डियर ही हैं, एक जो है आपका मेल डियर हो गया और एक जो हो गई फीमेल डियर हो गई। तो यहाँ पे जो है ना अगर थोड़ा सा भी आइडेंटिफिकेशन जो होगा गलत हुआ तो हम लोग जो है एक ही स्पीशीज को जो है डिफरेंट मान सकते हैं। देखो वैसे ही जब हम लोग मतलब आगे बढ़े यानी कि अपने गांव में ही घूम रहे थे तो हमें जो है वहाँ पे दो स्नेक दिखाई दिए। यह जो पहला वाला है ना यह जो है आपका कोरल स्नेक है, ठीक है, कोरल स्नेक हो गया। और ये सेकंड वाला जो स्नेक दिख रहा होगा इसको जो है मिल्क स्नेक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहे हैं, बट ये जो कोलर स्नेक होता है ना आपका वेनेमस होता है यानी कि पॉइजनस होता है, और मिल्क स्नेक आपका नॉन वेनेमस यानी कि नॉन पॉइजनस होता है। अब इन दोनों को जो है अगर हम लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखाई देंगे, चाहो तो आप गूगल से इसके इमेज को देख सकते हो। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, तो इसको जो है ना कोई अच्छा वाला व्यक्ति जिसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी वही जो है आकर के बता सकता है कि
ये दो जो है डिफरेंट स्पीसीज है। अगर हमने इसको सेम स्पीसीज मान लिया तो मतलब यहाँ पे हमारा नॉमेनक्लेचर जो होगा सो गलत निकलेगा, आइडेंटिफिकेशन गलत तो नॉमेनक्लेचर भी गलत। वैसे ही जो है अगर हम लोग जो है छोटे से कड़ी के पौधे को देखें और एक छोटा सा जो है नीम के पौधे को देखें, स्मॉल नीम प्लांट और कड़ी के ट्री देखते हैं ना, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों जो है सेम ही स्पीसीज के मेंबर है, बट ये दोनों अलग अलग स्पीसीज के मेंबर हैं। इसको भी हमें बहुत अच्छे से, यानी कि अगर हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होगा ना इनके बारे में, तभी हम लोग जो है इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन को जो है मतलब ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दो इंसेक्ट दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, और यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं डैम सेल्फ फ्लाई। डैम सेल्फ फ्लाई के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब ये दोनों जो है दो डिफरेंट स्पीसीज है, बट अगर हम लोग इसको मतलब ज़्यादा गौर से देखेंगे ना तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर स्पीसीज है। यानी कि अगर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करेक्ट नहीं ने किया तो हमें जो है नॉमेनक्लेचर जो है ऑटोमेटिक गलत निकलेगा। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि बिफोर नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो डन। आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हमने ऑर्गेनिज्म को करेक्टली आइडेंटिफाई या फिर डिस्क्राइब कर लिया तो नॉमेनक्लेचर भी ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। अगर आइडेंटिफिकेशन ही हमने गलत किया तो नॉमेनक्लेचर ऑटोमेटिक गलत ही निकलेगा। समझ रहे हो ना? तो ये जो आपका नॉमेनक्लेचर है ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। तो देखो जाहिर सी बात है, हमारे धरती पे अभी तक 17 से लेकर के 18 लाख डिफरेंट स्पीसीज खोजे गए हैं, ह्यूज नंबर्स हैं। अब इन सभी को जो है ना एक ह्यूमन या फिर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे कि हम सभी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जो है मतलब साइंटिफिक नेम दे देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं ना होगा। तो इसी को पॉसिबल बनाने के लिए हमें कुछ जो है प्रिंसिपल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो है आवश्यकता पड़ेगी, मतलब उसका हमें रिक्वायरमेंट होगा, जो कि जो है ना इनके नेमिंग के जो है रूल को बनाए। जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्लांट एनिमल के ऊपर काम करेंगे ना, तो अगर हम लोग काम को बांट देंगे तो काम को करना भी आसान हो जाएगा और यहाँ से जो गलती की गुंजाइश होगी वह भी कम हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनी यानी कि आपका जो है प्लांट से रिलेटेड हो गया, तो धरती पे जो भी नए प्लांट के स्पीसीज मिलेंगे उसका नामकरण जो है आपका ICBN नाम का और मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन करेगा। उसके बाद ICZN आया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जूलॉजी से रिलेटेड तो जो भी एनिमल्स मिलेंगे, एनिमल के नए नए जो स्पीसीज मिलेंगे उसका जो है नामकरण कौन करेगा, तो हमारे जो है ICZN वाले लोग करेंगे। ठीक है, इसके मेंबर्स करेंगे और यहाँ पे जो मेंबर होंगे सो एनिमल के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेकर के बैठे होंगे। ICBN वाले जो है सो प्लांट के बारे में उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, तो इनसे गलतियाँ हम मतलब एज कम्पेयर टू हम लोग, अगर हम लोग जाएँ तो हम लोगों से गलतियाँ ज़्यादा होंगी, बट इसके जो मेंबर होंगे उसी में महारत हासिल होगा इनको, तो इनसे गलतियाँ बहुत कम होती है। अच्छा, और यहाँ पे देखोगे ना तो सभी में फॉर है और केवल जो है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में ही आपका ऑफ लगा है। NCERT में बस दो ही दिया गया है, ICBN एंड ICZN, दो एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एक होता है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो भी नए नए बैक्टीरिया मिलेंगे उनका नामकरण किया जाएगा। जैसे कि इकोलाई का नाम यही आपका ICNB ने दिया होगा, वैसे ही आपका ICBN होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो भी वायरसेस हमें मतलब नए नए दिखते हैं उनका ये लोग नामकरण करते हैं। जैसे कि अभी जो है मतलब 2019 में आपका कोरोना वायरस जो आया था, इसका नामकरण यही आपके ICBN ने दिया होगा, क्योंकि ये लोग वायरल नॉमेनक्लेचर से संबंधित है। यहाँ पे भी देखोगे ना, देखो यहाँ पे ये लोग जो हैं ये पेड़ पौधे के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो आपका ICBN हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बोटेनी से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये लोग जो है एनिमल्स के ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो आपका हो गया ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यह लोग जो है अब इनसे गलतियाँ बहुत कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको साइंटिस्ट दिख रहे होंगे, रिसर्चर, ये लोग जो है एनिमल के बारे में इनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज नॉलेज होगा। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं ये इन लोगों के पास जो है प्लांट्स के बारे में और अलग अलग प्रकार के ट्री के बारे में ज़्यादा डिटेल मौजूद होगा, जिससे कि इनसे वो गलतियाँ नहीं होगी जो कि हम लोग कर रहे थे। कोरल स्नेक, मिल्क स्नेक कुछ सेम नहीं समझेंगे, इनके पास उनको आइडेंटिफिकेशन करने का कुछ तरीका होगा। ओके, देखो वही चीज़ें जो है NCERT में कैसे लिखी गई हैं उसको देख लेते हैं। तो
मतलब पहले ही हमने देखा है कि हमारे धरती पे मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल जो है मौजूद है, और ये जो अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल है ना, इनको हम लोग अपने इलाके में लोकल नाम या फिर वर्निकुलर स्थानीय नाम से जानते हैं। और ये जो लोकल नाम या फिर जो स्थानीय नाम है ना, वर्निकुलर नेम, या प्लेस टू प्लेस और इवन जो है कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। अब इससे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि हम लोग जो है किस ऑर्गेनिज्म के जो है रेफरेंस के बारे में बातें कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, हम लोग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, हमें कोई जो है वे नहीं मिल रहा है कि हम लोग हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाए। तो इसीलिए जो है ना हमें जो है एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका जो है नीड आवश्यकता पड़ा, जिसमें जो है ना हम लोग हर एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो है एक सेम नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जान सके। यानी कि ये जो 17 से लेकर के 18 लाख जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, इन सभी को एक एक जो है सिंगल सिंगल जो है नाम से पूरे वर्ल्ड में जान सके, जिससे कि ये जो कन्फ्यूजन है वो बहुत कम हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग नोमेनकल्चर बोलते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनकल्चर। और ऑब्वियसली नोमेनकल्चर तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली जो है डिस्क्राइब कर पाएँ, या फिर जो है हम लोग ये जान पाए कि इस ऑर्गेनिज्म का जो है नाम जो है किससे अटैच करना है। जैसे कि गांव में आपको एक गाय मिला, अब उस गाय को हमने देख करके जब आगे हम बढ़ते हैं तो गाय में हमें दूसरा मतलब गांव में गए तो एक और हमें गाय मिल गया, तो क्या यह नया स्पीशीज हो गया? नहीं, ये जो गाय है पिछले वाले गाय की तरह ही है, तो हम लोग इसको इसी गाय के साथ मतलब इसी गाय के साथ इसका नाम एसोसिएट कर देंगे। अब जैसे कि जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, अब मान लो कि हम यहाँ पे हैं, यानी कि हम अपने घर पे हैं तो एक अलग, ठीक है, अब हम दूसरे शहर में गए, वहाँ पे भी हमारे कुछ दोस्त यानी कि ह्यूमन मिले, तो क्या हम ये ह्यूमन को दूसरा ह्यूमन नहीं ना मान लेंगे, यानी कि दूसरा स्पीसीज नहीं ना मान लेंगे? हम दोनों को जो है सेम मानेंगे और दोनों का नामकरण एक ही साथ करेंगे, यानी कि होमोसेपियन हम लोग ह्यूमंस का नाम हो गया। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करना होगा, और यह अगर मतलब मान लो ऑर्गेनिज्म को हमने पहले से ही खोज रखा है, तो हमें यह भी मेक श्योर करना होगा कि जो ऑर्गेनिज्म हमने अभी देखा है यह जो है कौन से नोन मतलब स्पीशीज से मिलता है, किससे उसका नाम को अटैच करना है। इसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है साइंटिस्टों ने जो है ना स्टडी को फैसिलिटेट यानी कि आसान बनाने के लिए साइंटिस्टों ने जो है हर एक जो है नॉन स्पीशीज को जो है एक एक जो है साइंटिफिक नेम देने के जो है प्रोसीजर को असाइन किया, यानी कि मतलब सभी को एक एक साइंटिफिक नेम देने के जो है कार्य को आगे बढ़ाया। और इसी मतलब यह जो नाम होगा ना, जो साइंटिफिक नेम होगा, यह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स के लिए जो है कुछ साइंटिफिक नेम दिया, और इसके लिए जो है इन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए, कुछ क्राइटेरिया बनाया, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो हमें ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और यहाँ पे देखोगे ना तो एनिमल के लिए आपका जूलॉजी में ऑफ है और बोटनी के लिए फॉर लगाया गया है NCERT में। ओके, और ये जो साइंटिफिक नेम होगा इसमें हमें यह भी इंश्योर करना होगा ना कि हर एक स्पीशीज को केवल एक ही नाम मिले। और ऐसे मतलब इसमें उसके बाद इसके अलावा एक और चीज़ इंश्योर करना होगा कि जो हम लोग मतलब जो एक अदर ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग नाम देंगे वह जो है मतलब ऐसा ना हो कि एक ही ऑर्गेनिज्म को दो नाम दे दिया जाए। ऑल्सो इंश्योर सच अ नेम हैज़ नॉट बी यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो ना? मान लो कि पहले मतलब एक ऑर्गेनिज्म को हमने काऊ नाम दे दिया है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग काऊ नाम दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म को एक एक सेपरेट नाम देंगे। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर। जैसा कि आपको पता है हमारे धरती पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक खोजे गए हैं, ठीक है। अब इतना बार मैंने बताया कि आपको तो याद हो गया होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कि हमें सबका ऐसे नामकरण करना है कि हर एक स्पीशीज को जो है एक एक सिंगल नाम ही मिले। समझ रहे हो ना? और ये हर एक यानी कि 17 से लेकर के 18 लाख डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को ऐसे नाम देना है कि एक स्पीशीज को एक ही नाम मिले। यह कोई सिंपल मतलब काम नहीं ना है, ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही मतलब हवा में काम हो जाएगा, नहीं। तो इसको मतलब जो है कामयाब बनाने के लिए जो है एक जो है कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट जो है आगे आए, और इन्होंने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। अब इसमें क्या होगा, देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बाई का मतलब हो गया दो, और नोमिनल का मतलब हो गया नेम के कंपोनेंट। यहाँ पे जो है ना दो नेम के कंपोनेंट का हमने यूज किया है नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण के प्रोसेस के लिए। समझ रहे हो ना?
तो यहाँ पे देखो बाई का मतलब हो गया दो और नॉमिनल का मतलब हो गया कंपोनेंट ऑफ नेम। अब कौन कौन से दो कंपोनेंट लिए गए, तो इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट था ना उसको जो है जीनस या फिर जेनेरिक नेम से जाना गया, और सेकंड कंपोनेंट जो इस नाम का लेंगे उसको हम लोग स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। जैसे कि हम ही लोगों में जो है ना, हम लोगों का नाम कैसे होता है, पहले मान लो आपका जो भी नाम है नाम, उसके बाद कुमार लिखना है कुमार लिखो, या फिर टाइटल मिश्रा ठाकुर त्रिवेदी द्विवेदी जो भी लिखना होता है लोग लिखते हैं ना। तो वैसे ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम के दो कंपोनेंट लेंगे। कौन कौन से, तो सिंपल देखो, कोई पूछेगा ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पता है, तो यह आप किस में पढ़ते हो, आप जो है मतलब ये जनरल साइंस की बातें हो गई ना, मतलब जीके जीएस वाली बातें हो गई, सबको पता होनी चाहिए वैसे करके। या फिर जो है आप सीधे बोलना जी सर, यानी कि हमें पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो दो कंपोनेंट है ना वह है जी सर। कैसे, तो जी फॉर पहला कंपोनेंट जीनस या फिर जेनेरिक नेम, जी फॉर जीनस या फिर जेनेरिक नेम, और सर यानी कि यहाँ पे एस फॉर सर है ना, तो सर को आप स्पीशीज बोल दो या फिर स्पेसिफिक एपिथेट बोल दो। तो पहला जी से मतलब जीनस हो गया, और सेकंड सर से सेकंड कंपोनेंट स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है यह हमें जो है कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ये जो कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे ना, इनका पहले नाम था कार्ल वान लिने, लेकिन जब इन्होंने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है उसके बाद हम लोग जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मतलब जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे इन्होंने हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है, यानी कि दो शब्द से इनका ज़्यादा जुड़ाव था, तो इन्होंने अपना नाम जो था ना कार्ल वान लिने, जिसमें खुद तीन कंपोनेंट आ रहे थे, तो इसको इन्होंने शॉर्ट करके कैरोलस लिनियस कर लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे नामकरण होगा कैसे, तो जैसे कि अगर आप देखो मैंगो के अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका नाम होता है मैंगो का। और यहाँ पे देखोगे ना तो साइंटिफिक नेम में एक चीज है, पहला जो है जी एंड सेकंड कंपोनेंट सर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि मैंगीफेरा जो हो गया सो आपका जीनस हो गया। ठीक है, और जीनस जो हो गया जी यानी कि आपका जीनस हो गया, जीनस का जो पहला अल्फाबेट होगा हमेशा कैपिटल होगा। देखो यहाँ पे मैंगीफेरा में जो एम है क्या कैपिटल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, सेकेंड कंपोनेंट की बात करेंगे सर, यानी कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो पहला कंपोनेंट होगा यानी कि सॉरी पहला जो इसका मतलब आपका अल्फाबेट होगा लेटर होगा, यहाँ पे जो आई दिख रहा है यह हमेशा जो होगा स्मॉल होगा या फिर लोअर केस में होगा। एक बार और देखो, सबसे पहली बात जीनस का पहला कैपिटल मतलब पहला लेटर आपका कैपिटल हो गया, और स्पीशीज का पहला लेटर जो हो गया आपका स्मॉल या फिर लोअर केस में लिखा जाता है। और अगर हम इसको हैंड रिटेन यानी कि अगर हाथ से लिखेंगे ना तो इसको नीचे मतलब सेपरेटली जो है अंडरलाइन करना पड़ता है। इससे यह पता चलता है ना कि यह जो है लेटिन वर्ड से लिया गया है। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे लिखा गया है बोथ जो जीनस है जो स्पीशीज है दोनों के दोनों पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट इसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं। क्यों, क्योंकि लैटिन जो है ना डेड लैंग्वेज है, अब इसमें कोई नया चीजें ऐड ऑन नहीं होगा। जैसे कि अभी देख रहे हो ना, अभी नया वर्ड मतलब जेनजी आया है, नया वर्ड हम लोग के मतलब डिक्शनरी में जेनजी आया है ना, जेनजी पहले कोई मतलब किसको पता था। या फिर अभी जो है कंप्यूटर नया वर्ड आया है, अगर आज से मतलब 1920 1930 के करीब में हम लोग जा रहे हैं मतलब पुराने में 20th सेंचुरी में, तो वहाँ पे कंप्यूटर या फिर जो है मोबाइल या फिर स्मार्टफोन के बारे में कौन जानता था, बताओ कोई जानता था, नहीं जानता था। लेकिन अब हम लोग जानते हैं, यानी कि अंग्रेजी में जो है ना इंग्लिश में ये सब नए नए जो वर्ड हैं सो आपका जो है मतलब ऐड ऑन हो रहा है। बट अगर हम लोग लैटिन लैंग्वेज की बात करते हैं ना तो ये डेड लैंग्वेज हो चुका है, इसमें अब फर्दर कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि देखो अगर आज से जो है ना मतलब 200 साल पहले भी अगर मतलब लैटिन में कोई वर्ड है जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है तो ये आज भी जो है इसी नाम से जाना जाएगा। आज से जो है 500 साल बाद भी देखोगे तो इसी नाम से जाना जाएगा। और एकदम जनरल बताते हैं ना, अगर आप पुराने मतलब जो लेखक होते हैं जैसे कि मुंशी प्रेमचंद साहब हो गए या फिर जो पुराने लेखक हो गए उनके आप कहानियों को पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द मतलब देखने को मिलते हैं ना जो कि आज हम लोग नहीं सुनते हैं। यानी कि जो आपका हिंदी हो गया या फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया ये इवॉल्विंग है, इसमें नए नए चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। बट ये जो आपका लैटिन लैंग्वेज है ना ये डेड लैंग्वेज है, इसके अंदर अब फर्दर कोई बदलाव नहीं होगा। आज से 5 साल बाद भी इसमें जो लिखा है ना उसका अर्थ वही रहने वाला है, कोई नया चीज ऐड ऑन नहीं होगा। इसीलिए आप देखते होगे ना फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो,
कोई सा भी सब्जेक्ट आप उठा करके देख लो, उसमें ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं सो लैटिन वर्ड से ही ड्राइव किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैटिन जो है आपका जो है डेड लैंग्वेज है, और इसी को दिखाने के लिए कि ये जो मतलब दोनों वर्ड हैं लैटिन से लिए गए हैं, इसको अगर हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। जीनस सेपरेटली अंडरलाइन, स्पीशीज को सेपरेटली अलग से अंडरलाइन करते हैं। जीनस स्पीशीज सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। और अगर कंप्यूटर में टाइप फॉर्म में लिखेंगे, अब तो कंप्यूटर भी है ना, मोबाइल में अगर टाइप फॉर्म में लिखते हैं तो इसको इटालिक में लिखते हैं, जो कि इसके लैटिन ओरिजिन को बताता है। देखोगे ना तो यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका थोड़ा सा टिल्ट करके लिखा हुआ है, टिल्ट करके टिल्टेड लिखा है ना, जो कि बता रहा है कि इसका जो ओरिजिन है सो लैटिन है। अगर हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन, और अगर हम लोग जो है कंप्यूटर में टाइप फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा सा इटालिक तिरछा करके लिख देंगे। ओके, आ जाओ। उसके बाद एक और चीज़ जो है, मतलब अगर हम लोग जो है मतलब जो ऑथर हो गए या फिर जो आपके मतलब साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने उस ऑर्गेनिज्म का या फिर स्पीशीज का नामकरण किया होगा, उसका अगर हम लोग उनके अगर नाम को चाहें ना तो नेम ऑफ द ऑथर को भी हम लोग लिखना चाहते हैं तो उसको एब्रीवेट फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो है रोमन स्क्रिप्ट में नॉर्मली लिख देते हैं। और यह जो है ना आपका जो नेम होगा साइंटिस्ट का, उसको हम लोग एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, यानी कि सबसे पहले हम लोग जीनस देन स्पीशीज, उसके बाद जो है साइंटिस्ट साहब का जो है एब्रीवेट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना तो मैंगीफेरा इंडिका यानी कि पहला जीनस एंड सेकंड सर यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट में यहाँ पे लिन यानी कि कैरोलस लिनियस साहब ने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था तो लिन लिख दिया गया है। और एक और चीज नोटिस करोगे ना तो मैंगीफेरा इंडिका मतलब आपका जो है इटालिक्स में लिखा गया थोड़ा सा टिल्ट करके, और लिन जो है ना एकदम मतलब रोमन स्क्रिप्ट में नॉर्मल लिखा गया है। अगर हाथ से भी लिखेंगे ना तो मैंगीफेरा के नीचे अंडरलाइन, मतलब मैंगीफेरा के नीचे एक और इंडिका के नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे, और लिनियस साहब को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें कोई अंडरलाइन या फिर इसको इटालिक में लिखने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग जो है इन्हीं सारी चीजों को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो देखो बायोलॉजिस्ट जो है ना कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को जो है फॉलो करते हैं जो कि आपके जो मतलब नॉन ऑर्गेनिजम्स है ना उनके साइंटिफिक नेम को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि हर एक नाम में हम लोग दो कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जी एंड सेकंड कंपोनेंट सर। जी फॉर जेनेरिक नेम बोल दो या फिर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड कंपोनेंट सर यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट या फिर आपका क्या हो गया तो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सिस्टम है ना इसमें हम लोगों ने नाम के दो कंपोनेंट लिए हैं, इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। और इसको हमें जो है मतलब कैरोलस लिनियस साहब ने जो है पहली बार जो है दिया था। और यह जो है जो हमारा मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसको जो है ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट जो है प्रैक्टिस यानी कि फॉलो करते हैं। और इसमें जो है ना नाम के जो है दो वर्ड वाला जो फॉर्मेट है यूज किया गया है, जो कि बहुत कॉन्वीनियंट यानी कि आसान पाया गया। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंगो की बात करते हैं, तो साइंटिफिक नेम की बात करेंगे ना मैंगो का, वह होता है मैंगीफेरा इंडिका। और यहाँ पे देखोगे तो इसको पहले से ही थोड़ा सा टिल्टेड करके लिखा गया है, इटालिक्स में लिखा गया है। देखोगे तो बाकी वर्ड के कंपैरिजन में एनसीईआरटी में देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो इसका जो सबसे पहला वर्ड है यानी कि मैंगीफेरा जी एंड सेकंड सर, यानी कि मैंगीफेरा जो है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर जेनेरिक नेम, दोनों सेम चीजें हैं। और इंडिका में देखोगे तो इंडिका जो है सर यानी कि या जो है पार्टिकुलर स्पीशीज, सर से स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सल रूल होते हैं नोमेनक्लेचर को लेकर के। सबसे पहला जो आपका जेनेरिक मतलब जो आपका बायोलॉजिकल नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा, ये लेटिन मतलब लेटिन भाषा से लिया जाता है। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इटालिक्स में जो है इसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका ये जो भी वर्ड होते हैं सारे के सारे लेटिन से ही लिए जाते हैं, बिना ये देखे कि इनका ओरिजिन कहाँ का है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इनका जो पहला वर्ड था यानी कि जो पहला कंपोनेंट था सो हमने बताया था मतलब जी एंड सेकंड जो था सर, यानी कि पहला वर्ड फर्स्ट कंपोनेंट होगा सो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकंड कंपोनेंट सर यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट या फिर जो है स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के दोनों बोथ जो वर्ड होंगे आपके बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के, अगर हम लोग हाथ से लिखेंगे ना तो उसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, यानी कि जीनस को सेपरेटली अंडरलाइन देन स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन। अगर प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इटालिक में लिखना होगा, जो कि इनके लैटिन ओरिजिन को बताता है। ओके, थोड़ा सा टिल्टेड करके। उसके बाद हमने देखा था जो पहला वर्ड होता है यानी कि जो पहला आपका लेटर होता है ना,
पहला अल्फाबेट होता है जीनस का वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और सेकेंड जो आपका मतलब कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला वर्ड होता है, लेटर होता है, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे मैंगीफेरा यानी कि पहला जीनस है तो पहला अल्फाबेट इसका कैसा है तो कैपिटल है, और यहाँ पे शर यानी कि सेकंड कंपोनेंट जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पहला अल्फाबेट स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम लोग जो है ना ऑथर के नेम को या फिर जो साइंटिस्ट हैं यानी कि जिन्होंने मतलब उस ऑर्गेनिज्म को पहली बार डिस्क्राइब किया है उसके नेम को जो है ना उस स्पीसीज के नेम के साथ लिखना चाहें तो उसको जो है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद यानी कि बायोलॉजिकल नेम के एंड में जो है एब्रीविएट फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद लीन यानी कि यहाँ पे लीन इंडिकेट कर रहा है ना कि ये जो स्पीसीज है इसको पहली बार जो है लिलिनस साहब ने डिस्क्राइब किया हुआ है, समझ रहे हो ना। यानी कि यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में बोलने का मतलब सबसे पहले जीनस आएगा, देन उस ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज का नाम आएगा, और लास्ट में जो है साइंटिस्ट का नाम एब्रीविएट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ओके चलो, अब बात यह है कि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करा लेता हूँ और आपको जो है मतलब एक जो है शॉर्ट रिवीजन नोट दे दूंगा जिसकी सहायता से 2 से 3 मिनट के अंदर इस टॉपिक को आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहली बात आज हमने देखा कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है इसमें ह्यूज डाइवर्सिटी दिखाई देती है। अभी तक जो है हमने अपने धरती पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को खोजा है। इसी को हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी भी बोल रहे थे, यानी कि बायो का मतलब हो गया लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे पाए जाते हैं सभी को मिला करके हम लोग जो है एक वर्ड बायोडाइवर्सिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो डाइवर्सिटी है ना यह इंक्रीज हो सकता है अगर हम लोग एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो है सो इंक्रीज करें, और उसके अलावा जो है ना नए नए जो स्पीशीज होते हैं वो हमें नए इलाके के साथ साथ एज वेल एज पुराने इलाके ओल्डर इलाके में भी देखने को मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि ओल्डर इलाके में जो है पहला यानी कि जब हमने इनिशियली जो रिसर्च किया होगा ना तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई होगी, और नए नए न्यू स्पीसीज जो होते हैं ओल्डर इलाके में भी तो बनते हैं ना, स्पीसिएशन मस्ट हैव ऑकर्ड। ओके, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं सारे के सारे जो स्पीसीज हैं इनको हम लोग लोकल नेम से या फिर वर्निकुलर नाम से जान रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को क्रिएट कर रहा था कि हम लोग किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना हमें जो है एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम की जो है आवश्यकता यानी कि नीड पड़ी, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया हो, जिससे कि हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड भर में जान सके। और इसको जो है मतलब क्या बोलते हैं, इसको फॉलो करने के लिए, इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्रोसीजर, कुछ जो है क्राइटेरिया की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे कि ICBN था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट्स या फिर जो भी नए नए ट्री दिखाई देंगे उनका ये लोग जो है नॉमेनक्लेचर करते हैं। वैसे ही ICZN आया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये लोग जो भी नए नए एनिमल्स मिलेंगे उनका जो है नामकरण करेंगे, उनको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और नेमिंग करने से पहले यानी कि नॉमेनक्लेचर करने से पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉमेनक्लेचर यानी कि प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, और आइडेंटिफिकेशन जो है उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली जो है हमें डिस्क्राइब या फिर आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने दिखाया था ना कैसे आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। बाई का मतलब हो गया दो, और नॉमिनल यानी कि नाम के जो है 2 कंपोनेंट इसमें यूज किए गए। कौन कौन से? तो जी एंड सेकंड कंपोनेंट सर। जी फॉर जेनेरिक नेम या फिर जीनस हो गया, और सर यानी कि एस फॉर आपका स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज हो गया। और यहाँ पे देखोगे ना तो जो पहला अल्फाबेट होगा आपके जेनेरिक नेम का, जीनस का, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए था, और स्पीशीज का पहला अल्फाबेट जो है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाना चाहिए था। यह जो था हमें जो है केवलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग जो है 2 वर्ड लेते हैं। कौन कौन से? मतलब 2 कंपोनेंट, एक जीनस और सेकंड कंपोनेंट स्पीशीज। बोथ जो वर्ड होंगे ना इसको हम लोग लैटिन वर्ड से लेते हैं, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। उसके बाद इसके कुछ रूल था, जैसे कि अगर हम लोग हाथ से लिखेंगे इनको तो हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना होता था। जीनस के नीचे एक अंडरलाइन और स्पीशीज के नीचे एक अंडरलाइन करना होता था अगर हम लोग हाथ से लिख रहे थे तो। और या फिर टाइप या फिर प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा सा इटालिक यानी
यानी कि टिल्टेड फॉर्म में इनको लिखना होता था, जो कि इनके लैटिन ओरिजिन को बताता है। और ऑथर का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं कहाँ, तो सबसे पहले जीनस, देन स्पीशीज, उसके बाद बायोलॉजिकल नेम के एंड में ऑथर का नाम शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिविएट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था मैंगीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पे देखोगे ना तो इसको मतलब लिख लेना जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो मैंगीफेरा थोड़ा टिल्टेड में लिखा गया है, लीन आपका ऑटोमेटिक यानी कि सिंपल सा जो रोमन स्क्रिप्ट होता है उसमें लिखा गया है। और अगर हम लोग हाथ से लिखेंगे तो मैंगीफेरा के नीचे और इंडिका के नीचे एक अंडरलाइन और लीन को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, अगर आप चाहो तो इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, जिसमें आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। चलो अब देखो, अब हम लोग चल रहे हैं पीवाईक्यूज को सॉल्व करने, यानी कि यहाँ पे जो है ना नीट 2026 तक के हम लोग हर एक पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से पहले आपको जो है ना स्क्रीन को पॉज कर देना है और क्वेश्चन को अपने एंड से एक बार पढ़ना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपको आता है या फिर नहीं आता है, या फिर आपको मतलब यहाँ पे किस चीज़ में दिक्कत है, या आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है कि टॉपिक तो समझ में आया, ऑप्शन में मतलब गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मतलब समझ में आएगी कि डाउट जो है या फिर जो प्रॉब्लम है कहाँ है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन अगर मतलब पढ़ने से लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा तो बढ़िया बात है, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस नहीं लेना है यार, एकदम आराम से बैठो, देखो मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूँ। चलो यह जो हो गया ना अभी अभी यानी कि नीट 2026 जो आपका 3 मई का जो पेपर हुआ था ना 2026 में, उस दिन का ये पेपर है, ठीक है, जो कि मतलब कैंसिल हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि बताना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो है कौन सा यूनिवर्सल रूल यहाँ पे जो है गलत है, नॉट ट्रू यानी कि गलत बात का पता लगाना है। तो देखो बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटालिक, बिल्कुल बात सही है। अगर हम लोग उसको हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली जीनस को और स्पीशीज को अंडरलाइन करते हैं और प्रिंटेड फॉर्म में थोड़ा सा टिल्टेड करके लिखते हैं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्टेड विद द स्मॉल लेटर, बिल्कुल सही। देखो जीनस जो था उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिख रहे थे और स्पीशीज को हम लोग स्मॉल लेटर से लिख रहे थे, यह भी बातें करेक्ट है। आगे देखते हैं, जो पहला वर्ड होगा ना बायोलॉजिकल नेम का, वह जो होगा रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट और सेकंड कंपोनेंट डिनोट करेगा जीनस को। यही जो है ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग हो गया, यानी कि गंदी बात, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट कंपोनेंट जी यानी कि जीनस को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकंड कंपोनेंट सर यानी कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे जो मतलब फर्स्ट वर्ड बोला गया है स्पीशीज मतलब स्पेसिफिक एपिथेट, तो पहला स्पेसिफिक एपिथेट नहीं जीनस होगा और सेकंड कंपोनेंट आपका जीनस नहीं स्पेसिफिक एपिथेट होगा। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, यह भी बात सही है, तो गलत बात ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ते हैं, यह जो हो गया आपका नीट मतलब 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जिसमें एक्स और वाई जो है ना कंपोनेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, और इसमें जो है ये जो नेमिंग का जो मतलब सिस्टम है किसने प्रपोज किया था जेड नाम से, तो उसको बताना है। तो देखो मैंने बोला था ना पहला कंपोनेंट जी एंड सेकंड कंपोनेंट सर, यानी कि एक्स जो हो गया आपका जेनेरिक नेम हो गया और सेकंड जो हो गया वाई यानी कि आपका जो हो गया मतलब सर यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे देखोगे पहला स्पीशीज है काट दो, यहाँ पे भी स्पीशीज है काट दो, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और डी बच रहा है। अब कैरोलस लिनियस यहाँ पे देखोगे ना तो इनके नाम में 2 कंपोनेंट आ रहे हैं और बाइनोमियल का मतलब ही था 2, तो इसमें नाम के 2 कंपोनेंट लिए जा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सॉल्व कर सकते थे, और नहीं तो अगर ऑप्शन नंबर डी देखते हो ना तो यहाँ पे आर.एच. विटेकर का नाम लिखा गया है, जिन्होंने हमें जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आर.एच. विटेकर यानी कि इसके नाम में 3 कंपोनेंट आ रहा है, तो जनरल सी बात है ना बाइनोमियल में सारी चीजें 2 से रिलेटेड थे, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे जो है यह ओडिशा में जो नीट हुआ था 2020 मतलब 2019 में, उस समय का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का जो है मतलब बताना है कि कौन सा रूल जो है सो गलत है, अगेंस्ट है इसके। तो देखो हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, अगर हाथ से लिखेंगे तो बोथ मतलब जीनस और स्पीशीज को अंडरलाइन करना होगा। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ मतलब जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, हाँ हर एक स्पीशीज का जो नाम होगा उसमें 2 कंपोनेंट, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट लेते हैं, यह भी बातें सत्य है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका साइंटिफिक नेम होगा ना इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज, साइंटिफिक नेम को हम लोग लैटिन भाषा से लिए हैं और उसको इटालिक में हम लोग मतलब जब कंप्यूटर से लिखते हैं तो इटालिक में टाइप करते हैं,
यह भी बात सही है। आगे आते हैं, ये जो इनका मतलब जो जेनेरिक नेम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, अगर इसको हम लोग राइट मतलब लिखते हैं तो स्टार्टिंग विथ ए स्मॉल लेटर नहीं, देखो जो जेनेरिक नेम था ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज जो होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। यहाँ पे आओ, 2019 यानी कि 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो है ना मतलब करेक्ट रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो बताना है, जिसको पहली बार जो है कैरोलस लिनियस साहब ने खोजा था। यानी कि यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ पे जीनस प्लस स्पीशीज प्लस जो है आपके ऑथर का भी नाम जो है एब्रीविएट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो क्योंकि यहाँ पे ऑथर का नाम दिया गया है तो यह ऑथर का भी नाम चाह रहा है, मोर एप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। देखो मैंगीफेरा इंडिका कैरोलस लिनियस यानी कि नाम के दो कंपोनेंट लिख दिया, पहला एलिमिनेट कर दो। अच्छा यहाँ पे देखोगे ना तो इनमें आपका साइंटिस्ट का दोनों में नाम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी डी ऑटोमेटिक एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी बच गया मैंगीफेरा इंडिका लिन। ओके एकदम जनरल आप बना सकते थे। देखो यहाँ पे ऑथर का नाम नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे नाम के दो कंपोनेंट नहीं केवल शॉर्ट फॉर्म लिखना था, उनके लास्ट के कुछ अल्फाबेट यानी कि कैरोलस लिन ही होता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। आगे आते हैं, यह जो है 2016 में पूछा गया मतलब नीट का ही PYQ है। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रे, यानी कि गलत बात बताना है जो कि आपका रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर को लेकर के मतलब एक गंदी बात का पता लगाना है। देखो बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, नहीं बायोलॉजिकल नेम हम लोग कभी भी जो है ना लिखेंगे तो लैटिन भाषा में ही लिखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट मिल गया, यही जो है इनकरेक्ट बात का बता रहा है। आगे देख लेते हैं, पहला जो वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम का सो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, पहला यानी कि जी एंड सेकंड कंपोनेंट सर था, तो पहला जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को, यह भी बातें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, द नेम आर रिटन इन मतलब लैटिन एंड आर इटलाइज, यानी कि उसको हम लोग मतलब लैटिन से लेते हैं और इटालिक में लिखते हैं, यह भी बातें सही है। वेन अगर हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली जो है हमें अंडरलाइन करना होता है, यह भी बातें करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत बात मिल गया था, तो वहीं आपका मतलब रॉन्ग आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब 2007 में यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पूछा हुआ PYQ है। ICBN स्टैंड फॉर, देखो ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड, यहाँ पे फॉर होगा मतलब 2007 में जो है उस समय कहीं इसके लिए ऑफ लिखा हुआ है NCERT में, तो हो गया कोई बात नहीं है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और अभी NCERT में देखोगे ना तो यहाँ पे फॉर लिखा गया है, तो फॉर ऑफ में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस होगा नहीं, इंडियन कोड होगा नहीं और इंटरनेशनल कांग्रेस होगा नहीं, तो तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। आगे बढ़ते हैं, यह जो आपका 1994 में पूछा हुआ PYQ है, बहुत पुराना है, यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के ये सब PYQ है। सॉरी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इसको पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हमें कैरोलस लिनियस साहब ने, दो नाम वाले साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो सबसे पहले भैया जी एंड सेकंड हो गया सर, जी फॉर हो गया यहाँ पे जीनस एंड सेकंड सर यानी कि स्पीशीज, ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल से हो गया, 1994 में पूछा हुआ PYQ था। उसके बाद जो है यहाँ पे 1993 में पूछा गया है, लिनियस इज क्रिएट मतलब क्रेडिटेड बाई, लिनियस आपको किस चीज का क्रेडिट दिया जाता है, तो यहाँ पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और यह भी आपका ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पूछा हुआ PYQ है, ठीक है। और अगर आप चाहो मतलब थोड़ा क्यूरियस हो तो आप इसको बाकी चीज़ों को जो है गूगल से देख लेना, यानी कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में चाहो तो थोड़ा जान लेना, डिस्कवर किसने किया था ब्लड सर्कुलेशन को, चाहो तो मतलब नॉलेज के लिए अगर इच्छुक हो तो इसको आप लिख सकते हो। और उसके बाद माइक्रोस्कोप का पहली बार किसने इन्वेंशन किया था, चाहो तो गूगल से देख लेना। ओके चलो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, देखो वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, नहीं एक नाम दो साइंटिस्ट थोड़े देंगे, ये तो फिर कंफ्यूजन ही ना हो जाएगा, यानी कि एक ही वस्तु के यानी कि एक ही स्पीशीज के दो दो नाम हो जाएंगे, यानी कि पहला तो गलत हो गया। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि एक जो हम लोग साइंटिफिक नेम लेंगे उसके दो कंपोनेंट, पहला जी एंड सेकंड सर, यानी कि पहला जेनेरिक नेम और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, यह ज़्यादा करेक्ट दिख रहा है। आगे देखते हैं, दो नाम वन इटाली मतलब वन इटालिसाइज्ड
ऑर्डर ऑफ अ पर्सन नहीं। एक हम लोग देखो इसमें दो नाम लेंगे ना, तो नाम यानी कि जीनस और स्पीशीज तो लेंगे, लेकिन उसके बाद ऑथर का नाम हम लोग लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पे टू नेम वन, मतलब यहाँ पे दो नाम के लिए बोला गया, एक पर्सन का नाम ले लेंगे और एक लैटिन भाषा से वर्ड ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें दो वर्ड यानी कि जीनस और स्पीशीज, मतलब स्पीशीज का नाम जो होगा स्पेसिफिक एपिथिट या जो है लैटिन से लेना होगा, और उसके बाद हम लोग ऑथर का नाम लास्ट में लिख सकते हैं, ना कि एक ही हम लोग वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह भी गलत है, टू नेम ऑफ सेम प्लांट, एक ही प्लांट के दो नाम, यह भी तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, तो यह भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं 1919 का पूछा हुआ क्वेश्चन। लिनियस साहब ने जो है एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को इवॉल्व किया था, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। चलो अब देखो आज का जो टॉपिक था, यानी कि आज हम लोगों ने जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को बहुत डिटेल में पढ़ा। एनसीईआरटी से मैंने आपको हर एक चीज़ें बता दिया, शॉर्ट नोट्स भी करा दिया, नोट्स भी बनवा दिया, जितने भी पीवाईक्यूज थे सारे बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व भी करा दिए। अब आपको अपने एंड से जो है एक बार एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद जो है ना, आप जो शॉर्ट नोट्स का जो स्क्रीनशॉट लिए हो उसको उसके बाद लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे, मान लो कोई नया चीज़ मिला, उसको भी अगर आपको अपने मतलब शॉर्ट नोट्स में इम्प्लीमेंट करना होगा तो आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस समय जब आप अपने से बैठोगे बनाने के लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट से आपको रिवाइज करना है, ना कि मुझे। तो आप उसको वैसे बनाओ जिससे कि आप उसको बहुत आसानी से ईजी वे में रिवाइज कर सको, ओके। और उसके बाद कल हम लोग इस चैप्टर का मतलब लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, कैटेगरी के बारे में बतला दूंगा। उसके जितने भी रिलेटेड आपके जो रीनीट में जो है ना इस टॉपिक से, यानी कि कल वाले टॉपिक से जो है टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं बोल रहा हूँ ना तीनों क्वेश्चन आप जो है उस वीडियो मतलब उस जो है कल के लेक्चर में आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे कि आज आपने सॉल्व किया, कितना अच्छा मैंने ट्रिक दिया, इससे भी अच्छे ट्रिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।